हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों फिर संजय सर आए हुए हैं और ज्योग्राफी का क्लास सिर्फ एक क्लास लिए थे और आज उसका पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो संजय सर। धन्यवाद सर। गुड इवनिंग दोस्त, मैं संजय बोल रहा हूँ और सर पार्ट 2 का दूसरा सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। पहला वीडियो काफ़ी देर बाद दूसरी रिलीज हो रही है, तो इसके लिए सॉरी है, खेद है। अब लगातार वीडियोज आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो शुरू करते हैं सर। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि भारत का ऐतिहासिक भूगोल। आज हम देखेंगे कि भारत के प्रमुख 4 बिंदु। कितने बिंदु कहेंगे? 4 बिंदु। और 4 बिंदुओं में 4 दिशाओं के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये भारत के 4 बिंदु हैं कौन। तो एक छोटा सा मैप हम ड्रा करेंगे सर, और ड्रा करने के बाद एक छोटा सा मैप ये वाला। अब कहेंगे 4 बिंदुओं में सबसे पहला जो बिंदु है, इसको थोड़ा सा इसको डॉटेड कर लेते हैं। उसके बाद इसका नाम इधर किनारे लिख लेते हैं। सबसे नॉर्थ मोस्ट जो बिंदु है दोस्त, उसका नाम है इंदिरा कोल। नॉर्थ मोस्ट बिंदु जो है इसका नाम है इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल को थोड़ा सा एक बार हम लिख लेते हैं। इंदिरा कोल कहेंगे सर, ये इंदिरा कोल सबसे उत्तरी बिंदु है। कहेंगे हाँ सर, नॉर्थ मोस्ट बिंदु जो है वो इंदिरा कोल है। लोकेशन में कहाँ है? कहेंगे सर यहाँ है। और कहेंगे सर ये पहले इंदिरा कोल कहाँ आता था? कहेंगे सर ये पहले आता था जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन कहेंगे सर अब कंडीशन क्या है? कहेंगे अब का मतलब है कि किस तारीख को ये मामला किसी और केंद्र शासित राज्य में ट्रांसफ़र हुआ है। तो एक डेट आपको याद रखना पड़ेगा, 31 अक्टूबर। कौन सा डेट दोस्त? 31 अक्टूबर। और ईयर कौन सा? कहेंगे 2019। कहेंगे इस जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया और 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए। जो ऊपर बन गया उसका नाम है लेह और लद्दाख, और जो नीचे है उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। आइए प्लीज़। कहेंगे सबसे ऊपरी जो बिंदु है इसका नाम क्या है? कहेंगे नॉर्थ मोस्ट जो पॉइंट है सर, इसका नाम है इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल 31 अक्टूबर 2019 से पहले किस रीजन में आता था? कहेंगे जम्मू कश्मीर में। कहेंगे इसके 2 भाग हो गए, राज्य था, केंद्र शासित राज्यों में बट गया। तो जिस तारीख को बटा, ये डेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये 31 अक्टूबर 2019। तो पहला जो ऊपर वाला सेक्शन बना, इसका नाम हो गया सर, छोटा सा एक रीजन बन गया। ये आपका छोटा सा रीजन जो है जम्मू कश्मीर है। बाकी लेह एंड लद्दाख। क्या है? लेह एंड लद्दाख, या लद्दाख है लेह, कुछ भी कह लीजिए। तो कहेंगे जम्मू कश्मीर मात्र 20 जिलों के साथ छोटा सा एक केंद्र शासित राज्य बन गया। और पूरा एरिया जो आ गया किस में आ गया? लेह और लद्दाख में। तो इसमें ये समझिएगा, पूछेगा सबसे उत्तरी बिंदु का नाम, कहेंगे इंदिरा कोल। कहेंगे 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये किस रीजन में आता था? कहेंगे जम्मू कश्मीर में। लेकिन कहेंगे साहब हालात बदले हैं, तो कितने तारीख को बदले हैं? 31 अक्टूबर 2019 को। अब किस में आएगा केंद्र शासित राज्य में? तो कहेंगे लद्दाख और लेह में। और कहेंगे सर एक चीज़ और जानिएगा, एक सभ्यता थी जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी, सिंधु घाटी सभ्यता में एक पॉइंट था जिसका नाम था इंदिरा कोल। तब भी यही चीज़ था। और कहेंगे सर आज भी ये इंदिरा कोल है, लेकिन आज कह रहे हैं कि कितने तारीख के बाद कि इसमें आ गई लद्दाख और लेह में? तो कहेंगे 31 अक्टूबर। कहेंगे जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है चेनाब। कहेंगे चेनाब नदी है। और कहेंगे चेनाब नदी किसकी सहायक नदी है? तो कहेंगे इंडस मतलब सिंधु नदी की। किसकी सहायक नदी है? इंडस मतलब सिंधु नदी की। आइए पूछते हैं। पूछेंगे सर भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? कहेंगे सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। कहेंगे कितने तारीख के बाद लद्दाख और लेह में आई? कहेंगे 31 अक्टूबर 2019 में। कहेंगे ये पॉइंट तब भी थी किस समय? कहेंगे इंदिरा कोल में, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय। फिर पूछेंगे किस नदी के तट पे? तो कहेंगे चेनाब नदी। अब पूछेंगे चेनाब किसकी सहायक नदी है? कहेंगे इंडस नदी, और इंडस को हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। अब इसके बाद इससे हम चलेंगे, दूरी तय करेंगे, सीधे आएंगे दक्षिण में। और दक्षिण में जब आएंगे दोस्त, सबसे नीचे जो पॉइंट मिलेगी ये सबसे दक्षिणी पॉइंट होगी। इसका नाम होगा कन्याकुमारी। देखिएगा, एक नाम है कन्या और दूसरा नाम है कुमारी। और कहेंगे सर ये सबसे दक्षिण वाली बिंदु का नाम कन्याकुमारी है, तो किस राज्य में है? कहेंगे सर ये है तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में।
और कहेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ दक्षिणतम बिंदु जो है जो स्थल से लगा हुआ वो कौन सा है, कहेंगे कन्याकुमारी। और कहेंगे सर इसके बीच की दूरी कितनी है, कहेंगे 3214 किलोमीटर। आइए, सबसे ऊपरी बिंदु का नाम कहेंगे इंदिरा कोल, वहाँ से कितनी दूरी तय किया आपने, 3214 किलोमीटर। तो किस बिंदु पे पहुंच गए, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मुख्य भूभाग से लगने वाली सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो कहेंगे किस राज्य से लगता है, कहेंगे तमिलनाडु से। एक चीज और याद रखना होगा, इसका उपनाम भी है दोस्त, इसका उपनाम आपको थोड़ा सा ऐसे रखना होगा, केप ऑफ कमोरिन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, केप ऑफ कमोरिन। और कहेंगे सर एक केप ऑफ कमोरिन में जो मूल शब्द केप है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कहेंगे सर जिस जगह पे थल का मिलन जल से हो। किसका मिलन, थल का मिलन जल से हो, उसको भूगोल की परिभाषा में या भूगोल की भाषा में केप कही जाती है। तो पूछेंगे भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूभाग से लगी है उसका नाम क्या है, कहेंगे कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी किस राज्य में है, तमिलनाडु में। एक बार और रिपीट करते हैं, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, कहेंगे सर सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। कहेंगे सर अब पहले जम्मू कश्मीर राज्य में थी, लेकिन अब कहाँ है, कहेंगे लेह और लद्दाख में। कहेंगे कितने तारीख से लेह और लद्दाख में चली गई, कहेंगे 31 अक्टूबर 2019 से। कहेंगे इसका संबंध तब भी है था किससे, सिंधु घाटी सभ्यता से। और किस नदी के तट पे, चेनाब। और चेनाब इसकी सहायक नदी, तो इंडस मतलब सिंधु नदी की। कहेंगे यहाँ से कितनी दूरी तय किया आपने, कहेंगे 3214 किलोमीटर। और कहेंगे भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है मुख्य भूभाग से लगने वाली, उसका नाम है कन्याकुमारी। तो ये कन्याकुमारी हो गई। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, ये बताइए सर कन्याकुमारी का उपनाम क्या है। कहेंगे सर कन्याकुमारी का उपनाम है केप ऑफ कमोरिन। कहेंगे केप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कहेंगे सर पहली बार जब थल का मिलन जल से होगा इस पॉइंट को हम कहेंगे केप। और वर्ल्ड में इस तरह के जहां भी लोकेशन है उनको एक ही नाम दिया गया है केप। जैसे अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप, साउथ अमेरिका का केप ऑफ हेड्रेस, ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा। फिर एक चीज पूछेगा, सर ये बताइए किसका लोकेशन क्या है, इसका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा। दो चीजें आपको मेमोराइज करनी है। एक तो पूछेगा भारत की दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूभाग से लगी है, तो कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का उपनाम क्या है, तो केप ऑफ कमोरिन। कहेंगे केप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वह पॉइंट जहां पहली बार थल का मिलन किससे होगा, जल से। और कहेंगे सर एक लोकेशन, इसका अक्षांशीय विस्तार जब देखेंगे भारत की, तो जहां से शुरुआत होती है सर ना, यहाँ मुख्य भूभाग से जल वाला अलग से देखेंगे, इंदिरा पॉइंट वाला, तो कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा। आइए दो चीजें इसमें क्लियर कर लेते हैं। सबसे ऊपरी बिंदु कहेंगे सर इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल किसमें पहले था, कहेंगे जम्मू कश्मीर में। कहेंगे कितने तारीख के बाद इस जम्मू कश्मीर को तोड़ के केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, कहेंगे 31 अक्टूबर 2019 को। कहेंगे आज किसमें है, कहेंगे लेह लद्दाख में। तो ये संबंध तब से है किससे, सिंधु घाटी सभ्यता से। किस नदी के किनारे पे, चेनाब नदी। और चेनाब नदी किसकी सहायक नदी, सिंधु नदी। अब कहेंगे यहाँ से कितनी दूरी तय करेंगे, तो कहेंगे सर ये दूरी आपको रखनी पड़ेगी 3214 किलोमीटर। और कहेंगे जब सबसे नीचे पहुंचे, जो मुख्य भूभाग से लगी हुई सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो इसका नाम है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी के साथ दो चीजें और लर्न करनी पड़ेगी आपको लोकेशन को देखते हुए। कहेंगे सर ये बताइए इसका उपनाम क्या है, कहेंगे केप ऑफ कमोरिन। उसके बाद पूछेगा इसमें एक शब्द जो केप आता है हर जगह वर्ल्ड में, जहां भी थल का मिलन जल से होता है उसका नाम केप होता है। कहेंगे सर इसका एक लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन बता दीजिए, तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा। आइए लास्ट टाइम एक बार और दोहरा लें। कहेंगे सबसे उत्तरी बिंदु, कहेंगे सर सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। कहेंगे पहले किस राज्य में आती थी, कहेंगे जम्मू कश्मीर में। कहेंगे जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ के केंद्र शासित राज्य बनाया गया, तो केंद्र शासित राज्य, वो तारीख कौन सी थी, इसको थोड़ा सा आपको एम्फेसाइज करके लर्न करना है। 31 अक्टूबर 2019। कहेंगे पहला जो बना सबसे ऊपर वाला रीजन, उसका नाम हुआ केंद्र शासित राज्य का नाम हो गया लद्दाख और लेह। और कहेंगे नीचे वाले का जम्मू एंड कश्मीर। कहेंगे सर इस साइड का संबंध तब भी था, तो कहेंगे किससे, सिंधु घाटी सभ्यता से। पूछेंगे नदी का किनारा तब भी वही था, कहेंगे कौन सी नदी थी, कहेंगे चेनाब नदी। और किसकी सहायक नदी, तो कहेंगे इंडस की। उसके बाद पूछेगा वहां से हम कितनी दूरी तय किए,
कहेंगे सर वहां से हम दूरी तय की है 3214 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में? कहेंगे दक्षिण में। दक्षिण में आए तो भारत की मुख्य भूभाग से लगने वाली सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी हो गई? कहेंगे कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का उपनाम क्या है? कहेंगे केप ऑफ कमोरिन। और कहेंगे सर इसमें केप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कहेंगे पहली बार जहां थल का मिलन किससे हो? जल से। तो केप ऑफ कमोरिन हो गया। पूछेगा इसका सर भौगोलिक लोकेशन बता दीजिए। इसको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा। अब इसको देखने के बाद एक मैप और ड्रा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। कहेंगे सर ये वाली जो पोजीशन है ये सबसे पश्चिम हो गई। ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी? कहेंगे सबसे पूर्व। और सबसे पूर्व जो होगा ये पॉइंट कौन सा होगा? कहेंगे सर इस पॉइंट का नाम, ये सबसे पूर्व में जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं। सबसे पूर्व में जो पॉइंट है उसका नाम है किबुथु। किबुथु। और कहेंगे सर किबुथु बड़ा ट्रेडिशनल नेम लग रहा है, थोड़ा सा नया नाम बताइए। तो आप बताएंगे सर कि इसका नया नाम है वालांगू। क्या नाम है? वालांगू। अब इसको समझिएगा, कुछ भी पूछे गलत नहीं हो रहा है। कहेगा सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? कहेंगे किबुथु। कहेंगे सर नया नाम बताइए इसका? कहेंगे वालांगू। और कहेंगे दोनों पॉइंट का मतलब एक है, ये ओल्ड नेम है और ये कहेंगे न्यू नेम है। तो दोनों को लिख लेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद पूछेगा सर ये किस राज्य में है? कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का मतलब होता है, अरुण मतलब होता है सूर्य का, प्रदेश मतलब प्रदेश। पूछेगा सर अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश क्यों पड़ा? कहेंगे सर यहाँ सूर्य की पहली किरण पहुंचती है। तो जब राज्य पूछेगा सूर्य की पहली किरण कहाँ पहुंचती है तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जब पॉइंट पूछेगा क्या बताएंगे? किबुथु। और ओल्ड नेम है लेकिन न्यू नेम क्या हो जाएगा? वालांगू। और राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश। अच्छा दोस्त मैं पूछूं आपसे, ये बताइए एक देश है जिसका नाम है निप्पन, उस देश का नाम क्या है? कहेंगे जापान। कहेंगे सर भारत में सबसे पहली किरण सूर्य की जहां पहुंची उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सर मैं आपसे पूछूं कि पूरे वर्ल्ड का इकलौता देश जहां सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो नाम क्या है? जापान। और जापान को जानते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा द्वीपों पर स्थित देश है, उसका नाम है इंडोनेशिया। द्वीपों की संख्या की बात करें तो दूसरा स्थान जिसका आएगा उसका नाम है जापान। अब जापान में थोड़ा सा शार्टली हम कुछ प्रकार डालना चाहेंगे। कहेंगे सर जापान का एक उपनाम है जिसका नाम है निप्पन। और जैसे निप्पन लिखेंगे तो अगला क्वेश्चन ये बनेगा सर बताइए निप्पन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कहेंगे सर निप्पन का शाब्दिक अर्थ उगते हुए सूर्य का देश। क्या सर? उगते हुए सूर्य का देश। और कहेंगे सर सूर्य की पहली किरण किस देश में? कहेंगे जापान में। और सूर्य की पहली किरण भारत के किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। किस पॉइंट पर? किबुथु पर। इसका नया नाम क्या है? वालांगू। और राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश। अब जापान के बारे में थोड़ा सा एक चीज और जानना है। पूछेंगे सर ये बताइए कहीं खेतों की चोरी सुनी है आपने? तो कहेंगे नहीं, लेकिन हाँ एक चोरी होती है सर, यहाँ खेतों की चोरी होती है जापान में। क्यों होती है कि यहाँ 90% हिस्सा पहाड़ी है और पहाड़ी पे खेती कर नहीं सकते, इसलिए खेती करी जाती है प्रशांत महासागर में, जहाँ नाव पे छोटी छोटी नाव पर मिट्टी भर के खेत बना लिए जाते हैं और लोग इसी नाव को खोल कर अपने स्टीमर में बांध लेते हैं। तो नाव की चोरी हो गई। एक चीज और आपको जान के आश्चर्य होगा, हम कहें सर विश्व में कितने देश? कहेंगे 206। अब कहेंगे उसके सर ऊपर लिखिएगा, अच्छा तो आइए दोस्तों एक बार थोड़ा सा दोहराते हैं। सबसे पूर्व में पॉइंट कौन सी है? कहेंगे किबुथु, ओल्ड नेम है। कहेंगे इसका न्यू नेम क्या है? कहेंगे वालांगू। और कहेंगे सर किस राज्य में है? कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दो शब्द है, अरु का मतलब सूर्य का प्रदेश। कहेंगे विश्व में सबसे पहले सूर्य की किरण किस देश में दिखेगी? कहेंगे जापान में। और जापान में कहेगा विश्व में 206 देशों में इकलौता देश जो सबसे ज्यादा द्वीपों के समूह पर मतलब आर्चिपिलागो पर है वो इंडोनेशिया है। दूसरा देश कौन सा है? जापान है। यहाँ द्वीपों की संख्या इंडोनेशिया में 17,500, यहाँ पूछेगा तो लगभग 16,000। पूछेंगे सर इसका उपनाम? कहेंगे निप्पन। निप्पन का शाब्दिक अर्थ तो उगते हुए सूर्य का देश। ये चीज हो गई क्लियर। फिर पूछेगा सर खेतों की चोरी कहाँ की जाती है? जापान में। कहेंगे क्यों सर? कहेंगे 90% हिली रीजन है, इसलिए खेती होती है नाव पे और नाव पे चुरा ली जाती है। अब दूसरा चीज इससे जापान से एक क्वेश्चन और बनता है सर कि पूछेगा 206 देशों में से सबसे लंबी आयु किसकी है? जब सबसे लंबी आयु की बात आएगी तो जापान की। और जापान के लोगों की आयु सेंचुरी बना के ही समाप्त होती है, मतलब 100+ ही होती है। आज भी आप रिसर्च या सर्च करेंगे तो पूछेंगे दुनिया का सबसे लंबी उम्र वाली महिला या पुरुष
तो देश मिलेगा आपको जापान। और कहेंगे जापान में क्या है कारण कि सर सबसे लंबी आयु होती है, कहेंगे सर यहाँ ताजी मछली सबसे ज्यादा खाई जाती है और ताजी मछली के तेल में एक चीज पाई जाती है सर, ताजी मछली के तेल में एक नई चीज पाई जाती है, उसका नाम है ओमेगा 3। और कहेंगे सर ये बताइए ओमेगा 3 जीवन का सार है और जो नॉनवेज नहीं खाएंगे उन्हें क्या खाना पड़ेगा, तो कहेंगे तीसी का तेल। किसका तेल? तीसी का तेल। आइए थोड़ा सा डिटेल में और ले चलते हैं आपको। पूछेगा सर विश्व में कितने देश, कहेंगे 206। हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या 206। कहेंगे विश्व का इकलौता देश जहां सबसे लंबी आयु के लोग हैं जापान। क्यों है? क्योंकि ये ताजी मछली का तेल खाते हैं। ताजी मछली के तेल में मिलता क्या है? ओमेगा 3। जो नॉनवेज नहीं खाएंगे उनको क्या खाना पड़ेगा? तीसी का तेल। प्रदीप ने सब विकल्प दिया है। अब दूसरी चीज समझिएगा, पूछेगा सर विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है, कहेंगे जापान में। कहेंगे सर सबसे ज्यादा भूकंप अगर आ रहा है, भूकंप आ रहा है सबसे ज्यादा जापान में, तो एक दिन में कितनी बार, ये भी फ्रिक्वेंसी नोट कर लीजिए, 4 बार पर डे। कहेंगे इसीलिए यहाँ घर किसके बने हुए हैं, कहेंगे कागज के। ये 2 चीजें आप याद रखिएगा। आइए पूछते हैं पूरे विश्व में कितने देश, 206। हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या 206। पूछेंगे इकलौता देश जहाँ की सबसे दीर्घायु होते हैं, कहेंगे जापान। कहेंगे मूल में क्या है, ताजी मछली, और ताजी मछली के तेल में क्या मिलेगा, ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो नॉनवेज नहीं खाते उनको कहाँ से मिलेगा, इसी के तेल से। कहेंगे विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आएगा, कहेंगे जापान में। कहेंगे जापान में एक दिन में कितनी बार, 4 बार। इसलिए घर किसके बने हैं, कागज के। अब पूछेगा सर यही क्यों आता है, कहेंगे सर इसके नीचे 7 मेजर जो प्लेट है उनमें से एक प्लेट है जिसका नाम है उत्तरी प्रशांत महाप्लेट। और इस प्रशांत महाप्लेट का जो स्वभाव है, याद रखिएगा दोस्त, 7 प्लेटों में प्रशांत महासागर का जो प्लेट है एक बेसिकली कह लीजिए विनाशकारी है। कैसी है सर, विनाशकारी। इसीलिए पूरे दुनिया का मोर देन 70% या तो कहिए भूकंप और ये कह लीजिए ज्वालामुखी, दोनों सबसे ज्यादा कहाँ आएंगे, तो कहेंगे सर ये ज्वालामुखी और भूकंप सबसे ज्यादा जो आएंगे वो जापान में आएंगे। इसी कैरेक्टर की या इसी नेचर या इसी स्वभाव की वजह से इसका नाम ही पड़ गया रिंग ऑफ फायर। क्या नाम पड़ गया, रिंग ऑफ फायर। आइए दोस्त इसको सॉर्ट आउट करते हैं। पूछेंगे सर दुनिया में कितने देश, कहेंगे 206। कहेंगे इकलौता देश जहाँ सबसे लंबी आयु होती है जापान। जापान के मूल में क्या है, कहेंगे ताजी मछली सबसे ज्यादा खाते हैं। ताजी मछली के तेल में क्या मिलेगा, ओमेगा 3। कहेंगे जो नॉनवेज नहीं खाएंगे उसे क्या खाना पड़ेगा, कहेंगे तीसी का तेल। अब फिर पूछेगा विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आएगा, जापान में। एक दिन में कितनी बार, कहेंगे 4 बार। इसलिए घर किसके बने हैं, कागज के। कहेंगे पूरे विश्व में जिसपे धरती टिकी है 7 मेजर प्लेट हैं, ये किस प्लेट पे है, कहेंगे प्रशांत प्लेट पे। और प्रशांत प्लेट का नेचर या स्वभाव कैसा है, कहेंगे विनाशकारी। फिर कहेंगे दुनिया का 70% भूकंप और ज्वालामुखी किस रीजन में आएगा, कहेंगे इस प्रशांत के पेटी में आएगा, उसका नाम होगा रिंग ऑफ फायर। तो ये क्वेश्चन यहाँ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आइए लास्ट टाइम जो है पूरे विश्व में कितने देश, 206। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में, जापान में। और सबसे लंबी आयु भी जापानियों की। पूछेगा खाते क्या है, ताजी मछली, और ताजी मछली के तेल में क्या मिलता है, कहेंगे ओमेगा 3। ओमेगा 3 का एक नेचुरल स्रोत पूछेगा, जो नॉनवेज नहीं खाते उन्हें बताएंगे तीसी का तेल। फिर पूछेगा सर विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आएगा, कहेंगे सर जापान में। कहेंगे सर कितनी बार आएगा, कहेंगे एक दिन में 4 बार। कहेगा सर इसीलिए घर किसके बने होते हैं, कहेंगे कागज के। कहेगा विश्व में कितने प्लेट, कहेंगे 7 महाद्वीपों के नीचे 7 मेजर प्लेट मुख्य वाले। कहेंगे इसमें मेजर प्लेट में इसके नीचे कौन सा है, कहेंगे प्रशांत प्लेट। कहेंगे किस तरह का स्वभाव है, कहेंगे विनाशकारी है। फिर कहेगा सर ये बताइए तो विनाशकारी है तो विश्व का 70% से ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट किस प्लेट में आता है, कहेंगे इसी रीजन में आता है। इसीलिए इसका नाम है रिंग ऑफ फायर। ये सब सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझना जरूरी है। फिर वहां से हम दूसरी पॉइंट लेकर के आते हैं यहाँ। कहेंगे सर यहाँ से दूरी तय की हमने 2933 किलोमीटर, तो इसको दूरी को हमको नोट करना होगा। देखिएगा 2933 किलोमीटर सबसे पूर्वी से पश्चिमी बिंदु पर पहुंचे, इसका नाम है गौर मोता। क्या नाम है दोस्त, कहेंगे गौर मोता। और कहेंगे सर गौर मोता जो है एक कहेंगे किस में, कहेंगे गुजराती भाषा में। कहेंगे सर इसका हिंदी वर्जन, कहेंगे गौरी माता। और कहेंगे सर ये गौरी माता जो है वो किसकी मिसेज या बीवी है, कहेंगे लॉर्ड शिवा की। और कहेंगे लॉर्ड शिवा का आराध्य देव कौन है, कहेंगे सर लॉर्ड शिवा का आराध्य देव राम है। और कहेंगे सर राम का एक अवतार और है कृष्णा अवतार में। और कहेंगे कृष्णा अवतार में
इनका जन्म अवतार में, इनका जन्म किस रूप में हुआ? कहेंगे लॉर्ड कृष्ण के रूप में। और कहेंगे लॉर्ड कृष्ण का जन्म स्थली कहाँ है? तो कहेंगे गौर माता के जस्ट नीचे इसका नाम है द्वारिका। क्या नाम है दोस्त? द्वारिका। अब आइए सुनते हैं। यहाँ भी एक सूर्य मंदिर है, आगे चर्चा किया जाएगा। 12वीं शताब्दी में भीम ने बनवाया था। तो यहाँ भी एक मंदिर है जिसका नाम है सूर्य मंदिर। एक कोणार्क में है, एक हम्पी में है, और तीसरी और लास्ट मंदिर जो है यहाँ है सूर्य मंदिर। तो इसको भी ध्यान से हम देंगे आगे चलकर। आगे पूछेगा सर ये बताइए सबसे पश्चिम में जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? कहेंगे गौरा मोटा। और कहेंगे गौरा मोटा को गुजराती टर्मिनोलॉजी को हिंदी में ट्रांसफर करें क्या होगा? कहेंगे गौरी माता। कहेंगे इनके पति देव का नाम? कहेंगे लॉर्ड शिवा। इनके आराध्य देव कौन? लॉर्ड राम। और लॉर्ड राम का एक अवतार है जिसका नाम है कृष्णा अवतार। कृष्णा अवतार में क्या नाम था इनका? कृष्णा। और कृष्ण की जन्मस्थली कहाँ है? द्वारिका। और द्वारिका में कौन सी मंदिर? सूर्य मंदिर। और कहेंगे इसमें दो चीजें और अभी किसान आंदोलन चला था तो 2 सेगमेंट और पूछ लेगा आपसे। इनके भैया थे जिनका नाम था बलराम, चचेरे भाई थे दोस्त। इन बलराम जी का चुनाव या कह लीजिए हथियार जो है वो हल है। क्या है? हल। ये भी ध्यान रखना कि अपने सनातन धर्म में किसी देवता का अगर हथियार पूछे तो हल है, तो कौन है देवता? बलराम। और बलराम का संबंध किससे? कृष्ण के भाई हैं। पूछेगा सर इनकी एक बहन भी है आप पूरी वाली, वो अलग से देखा जाएगा। जगन्नाथपुरी में उनका नाम है सुभद्रा। इसलिए सुभद्रा कुमारी का ही रथ यात्रा यहाँ से निकाली जाती है। आइए दोहराते हैं। सबसे पूर्व में जो बिंदु है इसका नाम है किबुतु। वहां से कितनी दूरी तय किया? कहेंगे 2933 किलोमीटर। और कहेंगे तो किस बिंदु पे पहुंच गए? कहेंगे गौर मोटा। और कहेंगे गौर मोटा किस टर्मिनोलॉजी में? कहेंगे गुजराती में। फिर कहेंगे इसको अगर हिंदी में ट्रांसफर करें तो नाम क्या होगा? कहेंगे गौरी माता। और गौरी माता के पति देव का नाम लॉर्ड शिवा। और लॉर्ड शिवा का आराध्य देवता लॉर्ड राम। और राम का एक अवतार है कृष्णा अवतार। उसमें किसका जन्म हो गया? कृष्ण का। और कृष्ण की जन्मस्थली कहाँ है? द्वारिका। तो गौर माता के जस्ट नीचे कौन सी है? द्वारिका। आज भी देखने को मिल जाएगी। इनके भैया का नाम क्या है? बलराम। और इनका हथियार क्या है? हल। बहन का नाम है सुभद्रा। एक पूरी जगन्नाथ में रथ यात्रा निकाली जाती है। आइए एक बार लास्ट टाइम और दोहराते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु से कितनी दूरी तय की है? 2933 किलोमीटर। कहेंगे जिस पॉइंट पे पहुंचे सबसे पश्चिम में, इस पॉइंट का नाम क्या है? गौरा मोटा। और कहेंगे सर गुजरात में है, गुजराती भाषा में इसको हिंदी में बदले तो नाम होगा गौरी माता। और गौरी माता के पति देव का नाम है लॉर्ड शिवा। और लॉर्ड शिवा के आराध्य देव कौन है? लॉर्ड रामा। और लॉर्ड रामा का एक अवतार है कृष्णा अवतार। और कृष्णा अवतार में इनका नाम जन्म किस रूप में हुआ? कहेंगे लॉर्ड कृष्ण की। और कृष्ण की जन्मस्थली कहाँ है? द्वारिका, जो गौर माता के जस्ट नीचे गुजरात में ही है। कहेंगे यहाँ भी सूर्य मंदिर है, हम्पी में भी सूर्य मंदिर है, और कोणार्क का भी सूर्य मंदिर है। ये सीरीज में देखी जाएगी आगे जब विरासत पढ़ेंगे तो विश्व विरासत सूची में शामिल मंदिरों की संख्या। पूछेंगे सर इनके भाई साहब का नाम क्या है? बलराम। अभी किसान आंदोलन चला है तो पूछ लेगा चुनाव चिन्ह तो हल। इनकी बहन का नाम है सुभद्रा। इतनी पॉइंट है दोस्त। मैं सोचता हूँ कि आपके समझ में पॉइंट आए होगी। थैंक यू सो मच।